बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, माशाल्लाह से आप लोग सारे, मुझे उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे। अल्लाह के फजल से हम आपको अपने यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्डियंस के ऊपर वेलकम कहते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर DIE इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की क्लासेस का आगाज़ कर चुके हैं। उनके लेक्चर्स 1 बाय 1 आपको डिलीवर किए जा रहे हैं। तो अगर आप अभी हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी आपने चैनल को विज़िट किया है तो हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें, ताकि आपको हर आने वाला नया लेक्चर इन्फॉर्मेटिव, चाहे वो मैथ है, चाहे वो फिज़िक्स है, चाहे वो कोई भी साइंस सब्जेक्ट जो जिसके हवाले से हम यहाँ पर आपको तालीम फराहम कर रहे हैं, वो आपको टाइम से नई नोटिफिकेशन के तौर पर आपको मिलता रहे। तो हम अल्लाह के फजल से इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की एक अहम किताब जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, उसके पहले चैप्टर के अंदर मखसूस जो टॉपिक्स हैं, जो उसके अंदर मौजूद कुछ रूल्स और ज़वाबत को और कुछ कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए एक इंस्ट्रूमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए उसकी बनावट के अंदर किस तरह से जो अमल दखल होता है फोर्स का, टार्क का, उसके मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फोर्स और टार्क का आपस में लिंक और उसकी वजह से टार्क किसी भी मीटर के अंदर किस तरह पैदा होता है उसको हमने डिस्कस किया था। अभी हम जो है वो फोर्सेस किस तरह से अमल करती हैं किसी एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर और कितनी किस्म की फोर्स होती हैं जो किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर अमल करती हैं, उनको हम अभी डिस्कस करेंगे। हमारा ये बड़ा जो टॉपिक है बहुत अहम है और इस टॉपिक के ज़िक्र करना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब कोई इंस्ट्रूमेंट किसी फोर्स की वजह से या किसी असर की वजह से घूमता है, डिफ्लेक्ट करता है, तो उसको जो फोर्स होती है जो मजबूर कर रही होती है कोई अमल करने पर, तो एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है, एक मीटर जो होता है, उसमें कितनी किस्म की फोर्सेस जो है वो अमल करती हैं, जो कितनी किस्म की फोर्सेस जो है वो अमल करके उस इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करवाती हैं, उनके मतलब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो अभी हमारा टॉपिक है वो ये है आपके सामने, फोर्स एक्टिंग इन एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी, पहले चैप्टर का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का जो टॉपिक है कि फोर्स एक्टिंग इन एन इंस्ट्रूमेंट, यानी एक इंस्ट्रूमेंट में ये जो फोर्स है ये किस तरह से अमल करती हैं और इन फोर्सेस की इकसाम क्या है। इन फोर्सेस की जो इकसाम है ये आपके सामने मैंने 3 मेंशन की हुई हैं जो किसी मीटर के अंदर बड़ी अहमियत की हामिल हैं, और ये तीनों किस्म की फोर्सेस जो हैं ये अमल करके एक इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल भी करती हैं, एक इंस्ट्रूमेंट में हरकत भी पैदा करती है और एक इंस्ट्रूमेंट में पैदा होने वाली थरथराहट को कम भी करती हैं। तो हम सबसे पहले जिक्र करेंगे डिफ्लेक्टिंग फोर्स का, यानी ये वो फोर्स है जो टार्क की बदौलत पैदा होती है। डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो टार्क की बदौलत पैदा होती है, यानी जो ही किसी फोर्स के अमल करने से कोई जिस्म ज़ावियाई तौर पर हरकत करता है, यानी हरकत करने पर मजबूर करता है, तो वो टार्क कहलाता है। अब उस टार्क की बदौलत इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो फोर्स पैदा होती है जो उनको घूमने पर मजबूर करती है उसको हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग फोर्स, यानी ये वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, यानी पॉइंटर का अपनी जगह से हरकत करके किसी फाइनल जगह पर पहुंचना डिफ्लेक्टिंग कहलाता है। यानी डिफ्लेक्टिंग एक ऐसा अमल है कि पॉइंटर का अपनी असल जगह से नेक्स्ट किसी जगह पर हरकत करके जाना डिफ्लेक्टिंग कहलाता है। और वो फोर्स जो पॉइंटर को अपनी जगह से हरकत करवाकर किसी फाइनल पोजीशन पर लाकर खड़ा करती है उसे हम डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहते हैं। तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो है वो आपको मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होगी। डिफ्लेक्टिंग फोर्स किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर पॉइंटर को स्केल के ऊपर हरकत देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस फोर्स को पैदा करने के हमारे पास काफ़ी सारे सोर्स हैं। ये फोर्स करंट के हरारती असर से भी पैदा होती है, मकनातीसी असर से भी पैदा होती है, कीमियाई असर से भी पैदा होती है, और हमने बरकसूनी असर भी डिस्कस किया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक असर भी कहते हैं, उसकी वजह से भी इस पॉइंटर के अंदर हरकत पैदा होती है जो इस स्केल के ऊपर पॉइंटर को गर्दिश करने पर मजबूर करती है। इस फोर्स को हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग फोर्स। डिफ्लेक्टिंग फोर्स के मतलब जानना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स में मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। कई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें डिफ्लेक्टिंग फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह ये कि वो बहुत ज़्यादा करंट इस्तेमाल करते हैं। कई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें डिफ्लेक्टिंग फोर्स कम होती है
और वो बड़ी आहिस्ता से हरकत करते हैं, उनमें करंट कम इस्तेमाल होती है। तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स में बनावट के लिहाज से, उनके अमल करने के लिहाज से मुख्तलिफ पैदा होती है। तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो है आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो पॉइंटर को स्केल के ऊपर हरकत करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस फोर्स का बहुत सारा अमल दखल है, ये मैंने डायग्राम आपके सामने मेंशन की है इसलिए ताकि आपको पता चले कि ये तीनों फोर्सेस इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर किस तरह से अमल करती हैं। तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स आपके सामने। अब दूसरी जो किस्म है कुव्वत की, फोर्स की, वो है कंट्रोलिंग फोर्स। कंट्रोलिंग फोर्स भी बहुत अहम है। अब फॉर एग्जांपल डिफ्लेक्टिंग फोर्स ने क्या किया है कि इस पॉइंटर को हरकत देकर यहाँ पर पहुँचाया है। अब पॉइंटर ने यहाँ पर खड़े नहीं रहना, पॉइंटर ने यहाँ पर स्टे नहीं करना। जब हम वैल्यू की पैमाइश कर लेंगे, पैमाइश लेने के बाद हमने जब सप्लाई सिस्टम से इस मीटर को हटा देना है तो फिर इसने वापस ज़ीरो पर आना होता है। ठीक है जी। तो अगर हम इसके अंदर कंट्रोलिंग फोर्स फराहम करते हैं तो ये कंट्रोलिंग फोर्स इस पॉइंटर को कंट्रोल करती है, इसको वापस इसकी ज़ीरो पोजीशन पर लेके आती है। और इस कंट्रोलिंग फोर्स को हासिल करने के लिए हम इसके ये जो स्पेंडल है इसके साथ जनाब क्या लगाते हैं, एक स्प्रिंग लगाते हैं जो कि इस तरह से इसके साथ लगा होता है। यानी इस स्प्रिंग का एक सिरा इसके स्पेंडल के साथ होता है और एक सिरा किसी भी साकन हिस्से के साथ लगा देते हैं जो इंस्ट्रूमेंट की बॉडी के साथ लिंक करता है। तो ये जो स्प्रिंग है ये कौन सी कुव्वत पैदा कर रहा है, कंट्रोलिंग फोर्स। ये कंट्रोलिंग फोर्स ही जो है इस पॉइंटर को हरकत करने के बाद कंट्रोल करती है और हरकत करने के बाद उसके अंदर एक कंट्रोलिंग फोर्स पैदा करके, यानी एक टेंसाइल स्ट्रेंथ पैदा करके इसको दोबारा जो है वो ज़ीरो पोजीशन पर वापस लाती है। यानी जो पॉइंटर हरकत करता जाता है तो इसके मुखालिफ सिमत में ये फोर्स अमल कर रही होती है। यानी ये जब दोनों कुव्वतें, यानी कंट्रोलिंग फोर्स, ठीक है जी, और इसके अंदर जो पैदा होने वाला जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है, यानी ये कंट्रोलिंग फोर्स और जो ही डिफ्लेक्टिंग फोर्स दोनों एक जगह पर जाकर बराबर हो जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के असर को ज़ाहिर कर देते हैं, जहाँ पर जाकर पॉइंटर रुक जाता है। और जो ही जनाब हम सप्लाई लाइन से इस मीटर को हटा लेते हैं तो ये फौरी तौर पर अपनी ज़ीरो पोजीशन पर आ जाता है हमें वैल्यू शो करने के बाद। तो ये सारा अमल किसकी बदौलत होता है, एक कंट्रोलिंग फोर्स की बदौलत होता है। और ये कंट्रोलिंग फोर्स ही होती है जो इस पॉइंटर को हरकत करने के बाद मजबूर करती है उसकी दोबारा सिफर पोजीशन पर आने पर। तो ये बड़ी अहमियत की हमल है। अगर फॉर एग्जांपल हम जनाब इस मीटर के अंदर स्प्रिंग ख़राब हो गया है या इसके अंदर कंट्रोलिंग फोर्स फराहम नहीं की हुई तो हम क्या है कि ये पॉइंटर वहाँ पर जाएगा और इसको दोबारा सिफर पोजीशन पर लाने के लिए हमें उसका ज़ीरो एडजस्टमेंट नाब को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये तरीका काबिल एतमाद नहीं है। तो हमें फौरी तौर पर जो है वो ज़रूरत पड़ी कि एक मीटर के अंदर, एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर कंट्रोलिंग फोर्स फराहम की जाए जो पॉइंटर को हरकत करने के बाद दोबारा उसकी ज़ीरो पोजीशन पर ला सके। तो उस फोर्स को हम कहते हैं कंट्रोलिंग फोर्स। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि जब ये दोनों टार्क, यानी एक है डिफ्लेक्टिंग टार्क और एक है कंट्रोलिंग टार्क, ये जब दोनों एक बराबर हो जाते हैं तो फिर ये एक दूसरे के असर को ज़ाहिर करते हैं और बराबर होने के बाद फिर दोबारा से ये जो है ज़ीरो पर वापस आ जाता है पॉइंटर। तो कंट्रोलिंग फोर्स भी बड़ी अहमियत की हामिल है, इसके बगैर भी इंस्ट्रूमेंट्स ठीक तरीके से काम सर अंजाम नहीं दे सकते। तो तीसरी जो अहम इसकी जो फोर्स है जो इन इंस्ट्रूमेंट्स में भी बहुत ज़रूरी होती है वो है डैम्पिंग फोर्स। ये डैम्पिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में उसकी फाइनल पोजीशन पर पहुंचने के बाद जो पॉइंटर के अंदर थरथराहट पैदा होती है उस थरथराहट को ख़त्म करने के लिए जो फोर्स लगाई जाती है उसे हम डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है जी। जिस तरह की ये कंट्रोलिंग फोर्स है, यानी पॉइंटर की फाइनल पोजीशन पर जाने के बाद ये मुखालिफ सिमत में काम करती है, बिल्कुल इसी तरह ये डैम्पिंग फोर्स भी जो है वो फाइनल पोजीशन पर जाने के बाद या वो पॉइंटर के मुखालिफ सिमत में अमल करती है। यानी पॉइंटर जो है वो मुकम्मल यहाँ पर जाकर खड़ा नहीं होता, वो झूलता रहता है। यानी उसके झूलने वाली जो
फोर्स होती है ना, कुव्वत होती है, उसको ख़त्म करने के लिए हम डैम्पिंग फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डैम्पिंग फोर्स जो है वो कई तरीक़ों से हासिल की जाती है, यानी इसमें हम फ्रिक्शन वाला तरीका भी इस्तेमाल करते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन वाला तरीका भी इख्तियार करते हैं, ठीक है जी, ग्रेविटी वाला तरीका भी इख्तियार करते हैं। तो ये तरीके जो हैं इंशाल्लाह हम आने वाले जो लेक्चर्स होंगे, आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि आपको पता चले कि एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर कंट्रोल करने वाली, उसको हरकत देने वाली और उसके अंदर से जो थरथराहट है उसको ख़त्म करने वाली फोर्सेस कैसे अमल करती हैं। तो ये कंट्रोलिंग फोर्स भी दो तरीक़ों से हासिल होती है, यानी स्प्रिंग कंट्रोल मेथड, जिस तरह के मैंने आपको बताया ये स्प्रिंग लगा हुआ है, और एक ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। ग्रेविटी कंट्रोल में दो किस्म के वेट लगाए जाते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर के साथ। तो इसी तरह डैम्पिंग फोर्स में भी हमने क्या करना होता है कि ये पॉइंटर यहाँ पर जब जाकर खड़ा होता है तो वो ठीक तरह से खड़ा नहीं होता, वो झूलता रहता है, थरथराहट पैदा करता है। तो इसके खिलाफ भी हमने एक कुव्वत लगानी होती है ताकि हमें आसानी से रीडिंग लेने में जो है वो तकलीफ़ ना हो, यानी यहाँ पर जब पॉइंटर पहुँचेगा तो वो झूलता रहेगा तो हमें रीडिंग लेने में मुश्किलात आएंगी। तो इसलिए हमें इनके मुखालिफ जो है वो डैम्पिंग फोर्स लगाने की ज़रूरत पेश आती है। तो इस डैम्पिंग फोर्स को हम सादे अल्फाज में इस तरह से बयान करते हैं कि ऐसी कुव्वत होती है जो पॉइंटर की फाइनल पोजीशन पर पहुंचने के बाद जो पैदा होने वाली थरथराहट होती है, ऑसिलेशंस होती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए जो उनके मुखालिफ फोर्स लगाई जाती है उसे हम डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। ये बनावट के लिहाज से आपके सामने मैंने इस वजह से बनाया ताकि आपको पता चल सके कि ये पॉइंटर के अंदर, इस मूविंग सिस्टम के अंदर ये तीनों फोर्सेस किस तरह से कैसे काम सरअंजाम देती हैं। तो ये फोर्स बहुत अहम थी, इन फोर्सेस के मतलब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। ये फोर्सेस बहुत अमल करती हैं इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, और इन फोर्सेस को पैदा करने के मुख्तलिफ ज़रिए हैं जिसका हमने पहले डिस्कस किया है कि टार्क पैदा करने का, डिफ्लेक्टिंग टार्क पैदा करने का, कंट्रोलिंग टार्क पैदा करने का और डैम्पिंग फोर्स पैदा करने का हमारे पास मुख्तलिफ ज़राए हैं, मुख्तलिफ फोर्सेस हैं और मुख्तलिफ असरात हैं जिनको हम इस्तेमाल करके एक इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करवाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट में जो पहला चैप्टर है वो ख़ासी अहमियत का हामिल है। उसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स को आपकी पूरी किताब के साथ जो है वो टच करेंगे, लिंक करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आप हमारे साथ रहें, वीडियो के अंत तक लाजमी देखा करें, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे लेक्चर्स इस तरह के मिलेंगे जो आपके इन्फॉर्मेशन के अंदर इजाफा करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक जो है वो डीसी मशीन एंड बैटरीज़, और उसके साथ एक अहम किताब जो कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के लेक्चर बाय लेक्चर, टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर इंशाल्लाह आपको पढ़ाया जाएगा। तो जिसको आप लाजमी तौर पर फॉलो करें और इसके अंदर से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हमें फॉलो किया करें लाजमी तौर पर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को क्लिक भी कर लें ताकि आपको हर आने वाला नया लेक्चर जो है वो मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।